तो हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की इस क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो वो टॉपिक का नाम मैं लिख देता हूँ स्क्रीन पर। वो है SN1 रिएक्शन। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा SN1 रिएक्शन। तो पहले इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? ये होता है यूनिमोलिकुलर। ये होता है हमारा यूनिमोलिकुलर और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो सबसे पहले हम इसके कुछ स्टेप्स है वो देख लेते हैं। सॉरी, कुछ पॉइंट्स है जो हम देख लेते हैं। वो पॉइंट है जो इसमें होता है, इट इज ए टू स्टेप प्रोसेस। ये क्या? इट इज ए टू स्टेप प्रोसेस। इट इज ए टू स्टेप प्रोसेस। अब वो दो प्रोसेस कौन कौन से दो स्टेप कौन कौन से है वो? एक तो होता है इसका फर्स्ट आयनाइजेशन। आयनाइजेशन वो हम मैकेनिज्म में देखेंगे। उसके बाद क्या होता है? अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक। तो ये इसके दो स्टेप्स होते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इसकी रेट। रेट डिपेंड करती है कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। जो सबस्ट्रेट होता है इसमें न्यूक्लियोफाइल भी होता है, सबस्ट्रेट भी होता है, लेकिन जो रेट होगी वो किस कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगी? सबस्ट्रेट के। सो यहाँ पर क्या होता है? सिर्फ एक मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो इसलिए उसको बोलते हैं यूनिमोलिकुलर। ठीक। तो यहाँ पर वन का मतलब क्या होता है? यूनिमोलिकुलर क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, इसकी रेट। और नेक्स्ट इसका होगा, ये ना तो स्टीरियो स्पेसिफिक होता है, ना ही स्टीरियो सिलेक्टिव। ना स्टीरियो सिलेक्टिव क्यों? वो भी हम रिएक्शन में देखेंगे मैकेनिज्म के अंदर। ठीक, अब इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट हमारा क्या है इसके अंदर? हम देखेंगे इसकी मैकेनिज्म। ठीक। तो इसका मैकेनिज्म हम देखते हैं। तो इसमें कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मैं लेता हूँ यहाँ पर कोई एक एल्किल हैलाइड। यहाँ पर कोई ग्रुप लगा देते हैं। यहाँ पर सपोज इथेन, हमने इथाइल ग्रुप लगा दिया। यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर मिथाइल, और यहाँ पर लगा देते हैं हम ब्रोमीन। तो जो फर्स्ट स्टेप होगा उसमें क्या होगा? बॉन्ड ब्रेक होगा किसका? कार्बन और हेलोजन का। तो ये स्लो स्टेप होगा। और जैसे स्लो स्टेप हुआ, ये हो गया रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो यहाँ पर हमारा बनेगा कार्ब कैटायन। बॉन्ड कुछ इस तरीके से ब्रेक होगा। यहाँ पर अगेन जो ग्रुप है सेम रहेंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ CH3, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। उसके अलावा जो ब्रोमीन बनेगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर हमारा इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा वो भी देख लेते हैं। वो होगा sp2। ठीक, आई होप कि आपको निकालना आता होगा हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं इसका। अब जो इसका नेक्स्ट स्टेप होगा, क्योंकि हमने देखा था कितने स्टेप में कंप्लीट होती है, टू स्टेप प्रोसेस है। तो टू स्टेप प्रोसेस है, तो यहाँ पर ये हमें हमारा नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या लिखा था कि यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। न्यूक्लियोफाइल हम ले लेते हैं यहाँ पर सपोज OH-। यहाँ पर OH न्यूक्लियोफाइल। अब जो OH न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पर हमारे पास देखो, ये क्या है? प्लेनर है। ये पूरा मॉलिक्यूल क्या है? प्लेनर है पूरा। तो यहाँ पर इसके अंदर स्पेस कहाँ कहाँ पर होगा? एक तो इसके अबोव द प्लेन होगा, एक बिलो द प्लेन। तो ये OH माइनस से क्या कर सकता है? एक तो अबोव द प्लेन आ सकता है, अबव। एक आ सकता है बिलो द प्लेन। इसके अलावा और कोई इसके पास रास्ता नहीं आने का, अटैक करने का। तो यहाँ पर जो हमें प्रोडक्ट देखने को मिलेगा वो होगा टू प्रोडक्ट। अगर अबोव द प्लेन आता है, सपोज ये अबोव द प्लेन इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री थी अबोव द प्लेन। तो यहाँ पर अगर अबोव द प्लेन आता है तो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या रहेगी? इसका कॉन्फ़िगरेशन वो रिटेन रहेगा। वो एक जैसा रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर ये OH। अगर ये बिलो द प्लेन आता है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? चेंज हो जाएगा।
सपोज मैं इसको ऐसे बना देता हूँ। तो ये रिटेंशन हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हुआ। हम सपोज कर रहे हैं, हमने अभी तक इसका कॉन्फ़िगरेशन निकाला नहीं है। सपोज इसका एस था, तो यहाँ पर भी एस रहेगा। और इसका एस था, तो इसका आर। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, इन्वर्जन, क्योंकि बिलो द प्लेन ये अटैक कर रहा है, तो इसको बोलेंगे हम इन्वर्जन। अब ये जो एस और आर है, इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज है, तो अपोजिट है, तो इसको ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इनेंशियोमर्स। ये भी याद रखने वाला पॉइंट है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनेंशियोमर्स। वो जैसे ही इनेंशियोमर्स हुए, यहाँ पर इसका हो जाएगा रेसिमाइजेशन। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर रेसिमाइजेशन हो जाता है। वैसे कंप्लीट रेसिमाइजेशन नहीं होता, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये एक जो प्रोडक्ट है वो हमेशा ज्यादा अमाउंट में बनेगा। सपोज इन्वर्जन वाला हमेशा ज्यादा में बनेगा, ये 50 बना तो ये 40%। अब ऐसा क्यों होता है ना? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर जब बॉन्ड ब्रेक होता है, तो अभी भी ब्रोमीन क्या, अभी इसके पास कहीं ना कहीं इन दोनों में कुछ ना कुछ इंटरेक्शन है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। तो अटैक इतना यहाँ से ज्यादा नहीं हो पाएगा जितना बिलो द प्लेन अटैक होगा। इसके बैक साइड से जितना ज्यादा अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का, उतना आगे से नहीं हो पाएगा। फ्रंट से तो क्या होगा, रिटेंशन का हमेशा कम मिलेगा। अब प्रोडक्ट का जो अमाउंट है, इन्वर्जन ज्यादा रहेगा। तो ये इसकी मैकेनिज्म थी। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा इसका मैकेनिज्म। अब इसका हम कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसको स्टार मार्क लगा के लिख सकते हैं। तो इससे ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। एसन रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ठीक, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन। ऑफ कार्बोकैटायन, जितना ज्यादा कार्ब कैटायन स्टेबल होगा उतनी ज्यादा स्टेबल। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, 3 डिग्री कार्ब कैटायन है, तो उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, 2 से फिर 1, ये मिथाइल। अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, तो क्या करेगा, वो कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। अगर स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी वो अपने आप बढ़ जाएगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए। गुड लिविंग ग्रुप, जैसे वहां पर हेलोजन में ब्रोमीन था हमारे पास, तो जितना ज्यादा अच्छा गुड लिविंग ग्रुप होगा, उतना आसानी से उसका आयोनाइजेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगी। तो हेलोजन में देखा जाए तो आयोडीन सबसे अच्छा गुड लिविंग ग्रुप होता है, क्लोरीन, फ्लोरीन। ठीक, तो ये कुछ गुड लिविंग ग्रुप्स होते हैं। उसके अलावा जो इसमें सॉल्वेंट यूज किया जाता है वो होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर मतलब कोई हेट्रोएटम प्रेजेंट होना चाहिए, जैसे सपोज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। और प्रोटिक मतलब जो ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, वो हाइड्रोजन से अटैच होना चाहिए, तो वो पोलर प्रोटिक हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर, डी कोई एक बनाता हूँ मैं यहाँ पर। सपोज मैंने बनाया एल, ये वाला। अब ये हमें पूछता है कि पोलर प्रोटिक है या अप्रोटिक, तो यहाँ पर हेट्रोएटम प्रेजेंट है, मतलब ऑक्सीजन। इसका बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्डेड है, तो ये हो जाएगा पोलर प्रोटिक। और ऐसे ही पोलर अप्रोटिक देखा जाए, वो SN2 में यूज किया जाता है, पोलर अप्रोटिक। उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड नहीं होता, तो ये पोलर अप्रोटिक हो जाएगा, मतलब कोई हेट्रोएटम और हाइड्रोजन आपस में अटैच नहीं होते। तो ये आइडेंटिफाई किया इससे कर सकते हैं कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट प्रेजेंट है, मतलब वो SN1 रिएक्शन, उसके थ्रू SN1 रिएक्शन होगी, ठीक है, वहां पर। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब जो हमारा, इस कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम, एक दो क्वेश्चन PYQ, ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ये एक क्वेश्चन है जो JEE मेंस में आया हुआ है। तो इसमें हमें और डिक्रीजिंग ऑर्डर टुवर्ड असेंडिंग रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। तो हमने क्या पढ़ा था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होती है? एक्टिविटी
वो होती है स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन। ठीक, पॉजिटिव चार्ज। अब इसको कौन स्टेबल करेगा? जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन सा है यहाँ पर? यहाँ पर है OMe। तो ये बी तो सबसे ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, हर जगह पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा स्टेबलाइज कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मतलब बी। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन सा सबसे स्ट्रॉन्ग? ये होता है NO2। ये शो करता है -R। तो ये तो सबसे लास्ट में आ जाएगा। ऐसा ऑप्शन वैसे डी है, तो ये डी हो जाएगा। और ये क्या है? ये भी -I शो करता है, तो ये भी यहाँ पर इसको लिख सकते हैं सी को। यहाँ कोई ग्रुप नहीं है, तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं हम डी यहाँ पर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। मैकेनिज्म ऑफ आसनवन रिएक्शन इज गिवन एज। ये मैकेनिज्म दे रखा है, जो हमने पढ़ा था मैकेनिज्म, वो गिवन है। ए स्टूडेंट राइट्स जनरल कैरेक्टरिस्टिक बेस्ड ऑन द गिवन मैकेनिज्म एज। सो इसमें से करेक्ट कौन सा है वो देखना है। ऑप्शन, द रिएक्शन इज फेवर्ड बाय वीक न्यूक्लियोफाइल, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पर जो रिएक्शन है वीक न्यूक्लियोफाइल होगा, जितना वीक न्यूक्लियोफाइल होगा कार्ब केटाइन बनने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी। अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा तो क्या होगा? केटाइन, जैसे ही केटाइन बनेगा नहीं, उससे पहले क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक कर जाएगा, तो यहाँ पर केटाइन बन नहीं पाएगा। इसलिए क्या होगा? वीक न्यूक्लियोफाइल होगा तो केटाइन बनेगा, तो आसनवन रिएक्शन होगी। इसलिए ये वाला करेक्ट है। R प्लस केटाइन वुड बी इजीली फॉर्म इफ द सब्स्टिट्यूएंट आर बल्की। बल्की होगा तो वो गुड लिविंग ग्रुप होगा। जो बल्की होते हैं सब्स्टिट्यूएंट, वो क्या होते हैं? आसानी से रिमूव हो जाते हैं, तो ये गुड लिविंग ग्रुप। ठीक, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। द रिएक्शन इज अकम्पनाइड बाई रेसमाइजेशन, ये हमने पढ़ा था, तो वहाँ रेसमाइजेशन होता है, करेक्ट है। द रिएक्शन इज फेवर्ड बाई नॉन नॉन पोलर सोलवेंट, नो इट इज पोलर प्रोटिक सोलवेंट। तो यहाँ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा ABC। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप डाउट हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो, और नेक्स्ट क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड और तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।